हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी पेज। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हर साल हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज नेशनलिज्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है कि नेशनलिज्म क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं एक बार फिर से, नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट होल्ड दैट अ नेशन शुड गवर्न इटसेल्फ। ये नेशन को होल्ड करने का, एक देश को बांधने का काम करता है और देश को प्रोटेक्ट करता है किससे, आउटसाइड इंटरफेरेंस से। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री शुड फॉर्म अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। इसके की टूल कौन कौन से हैं? लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री, जिसकी वजह से नेशनलिज्म लोगों के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करें। What were the three main factors that led the rise of nationalism in Europe? ऐसे कौन कौन से तीन फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैला। चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैला। द थ्री मेन फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वर द राइज ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास लोगों का डेवलप होना। द मिडिल क्लास which was made up of merchant, bankers and professional। मिडिल क्लास लोग कौन कौन से? बैंकर्स थे, प्रोफेशनल थे, बैंकर्स, प्रोफेशनल और मर्चेंट। ये वो लोग थे जिन्होंने डिमांड करी किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कौन? मोनार्की सिस्टम से, कि हमें राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। पर इनके जो राइट्स थे उनका वायलेशन हुआ, इसके कारण इन लोगों ने रिवोल्ट किया और रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, began to demand a greater say in government. They saw nationalism as a way to unite the people and create a stronger nation। इन लोगों ने एक रास्ता ढूंढा। क्या रास्ता ढूंढा? कि अगर हमें लोगों को यूनाइट करना है तो हमें नेशनलिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होगा, जिसकी वजह से लोग एक साथ आकर मोनार्की सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड फैक्टर कौन सा था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे रोल प्ले करता है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड द ग्रोथ ऑफ सिटीज। इसने क्या डेवलप किया? सिटीज को डेवलप किया। एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। इसने लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई। लिटरेसी मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कराई, जिसके कारण लोगों के जो सोचने का नजरिया था वो चेंज हुआ। जब वो चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है, जो उनके वायलेशन हो रहा था उनके राइट्स का, उसके प्रति लोग सक्रिय हो गए। ठीक है, जिसके कारण रिवोल्ट हुआ और आखिर में चल के रिपब्लिक को स्टैब्लिश होना पड़ा। दिस मेड इट इजियर फॉर गवर्नमेंट टू कम्युनिकेट एंड शेयर आइडियाज। ठीक है, सॉरी गवर्नमेंट कह रहे हैं, पीपल। इसने क्या किया? कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करी लोगों के अंदर, जिसके कारण लोग जो अपने आइडियाज थे वो तेजी से फैला रहे थे पूरे यूरोप में, और नेशन सेंटिमेंट्स को पहुंचा रहे थे लोगों के अंदर। ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन ने तो एक तरीके से पेट्रोल का काम किया आग में। पेट्रोल का काम कैसे? फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज ऑन वाटर सेड मूवमेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, रिवोल्यूशन था यूरोपियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इसने क्या काम किया है? इट शोज दैट पीपल कैन कुड ओवरथ्रो देयर रूल्स एंड क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। इसने एक तरीके से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करी यूरोपियन लोगों के अंदर, कि हमें अपने नेशन के लिए लड़ना होगा और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी को स्टैब्लिश करना होगा हमारे देश में। ठीक है, दे इंस्पायर्ड नेशनल मूवमेंट अक्रॉस यूरोप। इसने पूरे लोगों को इंस्पायर किया कि हमें रिवॉर्ड करना होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें तो, हाउ डिड कल्चर प्ले अ रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कल्चरल मूवमेंट कैसे रोल प्ले करता है नेशनलिज्म में? ठीक है, पूरे यूरोप में कल्चर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे? द आर्टिस्ट, राइटर एंड म्यूजिशियन, क्योंकि ये कल्चरल बैकग्राउंड से आते थे, आर्टिस्ट, राइटर एंड म्यूजिशियन हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी बाय सेलिब्रेटिंग द नेशनल हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर। ये कल्चरल बैकग्राउंड से आते थे, अपनी अपनी फील्ड में
इन लोगों ने नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना शुरू किया। जैसे कि आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग के जरिए नेशनल आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, राइटर ने अपने थॉट्स के जरिए नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, और म्यूजिशियन ने अपने गानों के जरिए इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। इसका कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर वो फीलिंग डेवलप हुई नेशनलिज्म की, और आगे चल के यही फीलिंग मोनार्की सिस्टम को हराने में सक्सेसफुल रहती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, अर्ली 19th century emphasized the importance of emotion and institutions which helped to foster a sense of national pride। इसने क्या डेवलप किया, लोगों के अंदर नेशनल प्राइड डेवलप किया। ठीक है, अपने नेशन के प्रति घमंड होना, अपने नेशन के प्रति प्यार करना। ठीक है, व्हाट वर द मेन इवेंट ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ऐसे कौन कौन से मेन इवेंट थे 1830 से लेकर 1848 के बीच में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशन वॉज पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनइवल एंड यूरोप। द फॉलोइंग आर द सम मेन इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे कि जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1830 में। इसमें क्या हुआ था, दिस रेवोल्यूशन ओवरथ्रो द बर्बन मोनार्की। इसने बर्बन मोनार्की को उखाड़ फेंका था और इस्टेब्लिश किया था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया था। 1813 में ये इवेंट हुआ था। अब 1848 में देखें तो द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, दिस पीरियड वॉज द वाइड स्प्रेड रिवोल्ट अक्रॉस यूरोप, saw the overthrow of numbers of monarchies and established a new republic। इसने कई सारी मोनार्कीज को उखाड़ फेंका इन इस मूवमेंट रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 में, और कई सारी मोनार्की को इसने उखाड़ फेंका और उनकी जगह क्या एस्टेब्लिश किया, न्यू रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, सोसाइटी में। और एडिशनल देखें तो 1861 का देखें इवेंट तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे गिसेपी मजीनी, गिसेपी गलीबंदी। इनके रोल पूछे जाते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और इन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, वो भी आप याद रख के जाइए। जैसे कि गिसेपी मजीनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी लोगों के लिए ताकि वो लोकल लेवल पे रह के नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रमोट कर सके लोगों के अंदर। गिसेपी गलीबंदी कौन थे, उन्होंने एक लोकल लेवल पे आर्मी तैयार करी थी जिसने क्या किया था, फ्रेंच वो इटालियन इंडिपेंडेंस के लिए वॉर लड़ी थी। ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा देख के जाइएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे ओटो वन बिस्मार्क। ये एक तरीके से डिप्लोमेट थे, इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए वो आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था। कौन सी आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था। ठीक है, लोगों के अंदर, इसके कारण जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखे तो व्हाट वर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म। कौन कौन से मेन कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ। ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू नेशन स्टेट, जैसे कि जर्मनी और इटली का डेवलप होना, जिसकी वजह से ये आइडियोलॉजी प्रमोट हुई। नेशनलिज्म लेड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट सच एज इटली एंड जर्मनी। आउटब्रेक्स ऑफ वॉर का लड़ा जाना, जैसे कि फ्रांस को पर्शियन वॉर 1817 से लेकर 1871 के बीच में लड़ी गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1948 के बीच में लड़ी गई थी। द राइज ऑफ फैंसिज्म मतलब डिक्टेटरशिप, जैसे कि हिटलर डिक्टेटर था जर्मनी का। नेशनलिज्म वाज आल्सो अ मेजर फैक्टर इन द राइज ऑफ फैंसिज्म इन 20th सेंचुरी। फैंसिज्म क्या था, डिक्टेटरशिप थी, और इसका कारण क्या था, नेशनलिज्म। इसका वन ऑफ द मेन कारण था, जिसकी वजह से फैंसिज्म डेवलप हुआ 20th सेंचुरी में, और हमें ऐसा क्रूएल डिक्टेटर देखने को मिलता है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर लड़ी जाती है। ठीक है, तो